वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर अदील अज़मत और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस पैक्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके डायनामिक्स को देखेंगे, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे और पाकिस्तान ही क्यों, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम मई के जो क्लैशेस थे पाकिस्तान और इंडिया के, इसके कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे। देखिए, बहुत सारी बातें चल रही हैं। मैं उन तमाम बातों को एड्रेस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि उनमें से कौन सी बातें ज्यादा हकीकत पे मबनी लगती हैं और कौन सी बातें सिर्फ और सिर्फ मफरूजे हैं। पाकिस्तान की स्टैंडिंग बिफोर मई 2025 वो नहीं थी जो पाकिस्तान की स्टैंडिंग है आफ्टर पोस्ट मई 2025। या जो पाकिस्तान की अभी की स्टैंडिंग है वो पहले नहीं थी और जो पहले है वो अब नहीं है। पाकिस्तान was viewed as a sort of a liability. Liability किस तरीके से? Liability इस तरीके से कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे बहुत से ममालिक के साथ, वो they were like upheavals and downswells. उनमें एक ठहराव नहीं था, फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन नहीं थी और सबसे बढ़कर ये पाकिस्तान मिलिट्री पावर तो था लेकिन एक ऐसी पावर नहीं था जो कि रीजन में अपनी पावर प्रोजेक्शन कर सके। तो पाकिस्तान आफ्टर मई 2025 जो पाकिस्तान ने इंडिया को एक बिफिटिंग रिस्पांस दिया, खुसूसन पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो इंडियन एयरफोर्स को एरियल कॉम्बैट में अपनी एयर पावर को इंप्लीमेंट किया, जैसे एयर बैटल्स को डोमिनेट किया, जिस तरीके से एरियल किल्स की, ये एरियल किल्स सिर्फ 6 एरियल किल्स नहीं है। इनको आपने अपने जहन में रखना है। इट विल बी फ्लॉड टू से, अगर कोई बंदा ये जहन में रखता है कि यार क्या हुआ, 6 जहाज तो थे, लेकिन इट्स नॉट अबाउट द 6 एयरक्राफ्ट्स, इट वाज ऑल अबाउट द टेक्नोलॉजी जो कि उन 6 जहाजों को गिराने में इस्तेमाल की गई। जो PL-15 है, ये सिर्फ PL-15, ये इट्स नॉट लाइक अ मिसाइल कि आपने लॉक कर दिया और फायर कर दिया एंड दैट्स इट हैज डन द जॉब। यू हैव टू गाइड इट। उसके पीछे आपको टैक्टिक्स चाहिए होते हैं। लेकिन अभी मैं इस टॉपिक के ऊपर आऊंगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की जो डिफेंस डील हुई है। अच्छा, इसके पीछे अगर हम जाएं तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरीके से अपनी पावर प्रोजेक्शन की, स्पेशली मैं जरा प्री जो मई 2025 है इसमें भी जाऊंगा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्ट्राइक की अफगानिस्तान में, एयरफोर्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्ट्राइक की ईरान में, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये पैगाम पहलगाम से पहले ही दे दिया था जब ये स्ट्राइक हुई थी ऑपरेशन सिंदूर बाय इंडिया। पाकिस्तान ने पहली पैगाम दे दिया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स इज कैपेबल ऑफ अ डीप स्ट्राइक मिशन, लेकिन शायद इंडियन एयरफोर्स इसको एक लिमिटेड स्ट्राइक ही समझ रही थी और इस वजह से उसने इसको इतना सीरियस नहीं लिया। इंडियन एयरफोर्स ने भी लेसन लर्न किया था। इंडियन एयरफोर्स ने लेसन ये लर्न किया था कि बालाकोट स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान ने नेक्स्ट डे ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया था, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने MiG-21 को और Su-30 MKIs को बाहर की तरफ निकाला था, अपनी तरफ इनको इंटाइस किया था और यहां पे MiG-21 जो है वो शॉट डाउन किया था। तो दिस टाइम द डायरेक्शन वाज क्लियर बाय द इंडियन एयरफोर्स के पाकिस्तान की टेरिटोरियल और एयर स्पेस में नहीं जाना। एयर स्पेस में नहीं जाना, टेरिटरी को तो ऑफ कोर्स उन्होंने वायोलेट किया, उन्होंने अपने मिसाइल स्ट्राइक किए और दिस टाइम they were keeping it close to 100 kilometer distance from the international border. They were not thinking of retaliation. उन्होंने ये सोचा था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स रिटेलिएट नहीं करेगी, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स को जब मिसाइल्स पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर एंटर होंगे, टेरिटोरियल स्पेस जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी है, वो जब उसकी स्पेस को वायोलेट किया जाएगा, उस वक्त तक इंडियन एयरफोर्स के अपने जेट्स वापस की तरफ निकल आएंगे। लेकिन दे हैड रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास बहुत क्लियर पॉलिटिकल और मिलिट्री इंस्ट्रक्शंस थी कि इफ
पाकिस्तान की एयर स्पेस वायलेट होती है और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर जरा सा भी आपको फील होता है कि इट इज गेटिंग वायलेटेड, देन यू गो ऑल आउट, शायद इसका अंदाजा उन्हें नहीं था। तो पाकिस्तान एयरफोर्स वेंट इन ऑल आउट और अपने तमाम एसेट्स को बेहतरीन तरीके से एम्प्लॉय किया और इंडियन एयरफोर्स के हम लोगों ने 7 एयरक्राफ्ट, 6 फाइटर जेट्स एंड 1 जो है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को हमने शॉट डाउन किया। अच्छा, वंस दैट इट वाज डन, जब हम लोगों ने ये चीज कर ली और पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी एक स्टैंडिंग, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने अपनी एक मिलिट्री स्टैंडिंग और पाकिस्तान ने अपनी एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग दुनिया में हासिल की, उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ इजराइल और ईरान का। अच्छा, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में जो हम लोगों ने विक्ट्री ली थी उसको डाउन प्ले करने की इस तरीके से कोशिश की गई कि पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर बनाने के लिए इंडियन और इजरायली लॉबी ने ये कहना शुरू कर दिया, एक बयान जो है वो मंसूब किया गया पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की तरफ से कि इन केस ऑफ एन अटैक ऑन ईरान, पाकिस्तान इज गोइंग टू यूज इट्स न्यूक्लियर वेपन्स टू काउंटर द अटैक। पाकिस्तान ईरान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको अपने न्यूक्लियर वेपन से जो है वो इंश्योर करेगा। और पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स ये बातें कहीं नहीं जाती, बोली नहीं जाती, अंडरस्टूड होती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो ये बयान मंसूब किया गया इसके पीछे बहुत ही नेस्टी किस्म के इनकी जो थॉट प्रोसेस थी कि पाकिस्तान को ये बताया जाए कि इसके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अगेंस्ट इजराइल है, एक केस बनाने की कोशिश की, तो पाकिस्तान ने इसको डिस्पेल किया। एनीवेज, पाकिस्तान प्लेड वेरी वेल ड्यूरिंग द ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल किया, टैकल किया। क्या सपोर्ट दी, क्या नहीं दी, ये वो चीजें जो बयान नहीं की जाती, जो बताया नहीं जाता। फिर हम आगे चलते हैं, जो भी कतर के ऊपर स्ट्राइक्स हुई, क्योंकि जब हमने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की ये डिफेंस पैक्ट को देखना है तो हमने कतर की स्ट्राइक्स को जरूर देखना है। सऊदी अरब तो पहले से मई के जो हमारी एंगेजमेंट्स हुई थी इंडिया के साथ, उसके बाद डिफेंस पैक्ट के लिए इट वाज मेकिंग इट्स मेजरमेंट्स, मेकिंग इट्स मूव्स, लेकिन सब चीजें टर्न हुई कतर के ऊपर जब अटैक हुआ। जब कतर के ऊपर इजरायली अटैक हुआ और कतर जो कि एक बहुत ही वेस्टर्न क्लोज एलाई समझा जाता था, यूनाइटेड स्टेट्स का तो सबसे बड़ा मिलिट्री बेस मिडिल ईस्ट में कतर के अंदर था, तो कतर एक तरीके से सबसे ज्यादा अपने आप को वेल प्रोटेक्टेड समझता था मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में। सऊदी अरेबिया सेकंड टू कतर। तो सऊदी अरेबिया और कतर दोनों में जो मिसाइल शील्ड्स हैं, जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो तो स्टेट ऑफ द आर्ट अमेरिका के लगे हुए, लेकिन उन डिफेंस इक्विपमेंट के बावजूद जो स्पेस है वो सऊदी अरेबिया की भी वायलेट हुई और कतर के ऊपर तो डायरेक्ट अटैक हुआ। अब दिस मस्ट हैव रेज्ड अलार्म्स, और अलार्म्स क्यों नहीं बजेंगे? अलार्म्स इसलिए बजेंगे कि एयर स्पेस वायलेट हुई। अगर एयर स्पेस वायलेट हुई, व्हाई द डिफेंस सिस्टम वाज नॉट एंगेज्ड? व्हाट वाज द डिफेंस सिस्टम मेंट फॉर? देखिए ना, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ये बयान देता है या ये शो करता है कि ठीक है कतर, हम आपको तो दुश्मनों से बचाएंगे ही, लेकिन अगर वो दुश्मन कोई और दुश्मन हुआ इजराइल के अलावा तो बचाएंगे, नहीं तो नहीं बचाएंगे। देखिए, दो ही सूरत हाल है। यहां नंबर 1, डिफेंस इक्विपमेंट वाज नॉट अप टू द मार्क और वो डिटेक्ट नहीं कर सका, यूनाइटेड स्टेट्स जो था वो कुछ नहीं कर सका, ठीक है। दूसरा ये, उसने कुछ नहीं किया। अब आप देखें कि ये जो डिफेंस इक्विपमेंट है जो यूनाइटेड स्टेट्स प्रोटेक्ट करता है, जो मिसाइल शील्ड्स प्रोवाइड करता है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ही ऑपरेट भी करता। तो आइदर दे वर अनएबल टू और दे वर अनविलिंग टू। In both cases, Saudi Arabia and Qatar, and Saudi Arabia in particular, learned the lesson. You can't rely on a United States. हाँ, आप यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर इस तरह तो रिलाई कर सकते हैं कि कतर के ऊपर एक और अगर इस्लामी मुल्क हमला करे, ईरान अगर हमला करे, तो यूनाइटेड स्टेट्स कुछ करेगा नहीं करेगा, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। यूनाइटेड स्टेट्स सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट अनदर मुस्लिम कंट्री, लेकिन क्या यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसे सिनेरियो में जिसमें इजराइल इन्वॉल्व हो एज एन एग्रेसर, तो वो
सऊदी अरेबिया और कतर की मदद को आएगा? तो दिस इज $1 million क्वेश्चन, रादर $1 billion क्वेश्चन। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान कैन एंड ही डज पे द यूएस, ही कैन अफोर्ड, वो स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम अफोर्ड कर सकता, वो S-300 S-400 अफोर्ड कर सकता है, पैट्रियट्स अफोर्ड कर सकता है, अनलिमिटेड बैटरीज अफोर्ड कर सकता। द प्रॉब्लम इज नॉट विद अफोर्डेबिलिटी। अब प्रॉब्लम अफोर्डेबिलिटी की नहीं है, प्रॉब्लम इज विद द विलिंगनेस। तो एबिलिटी की बात नहीं हो रही है, विलिंगनेस की बात हो रही है। पाकिस्तान इज द नेचुरल चॉइस। यहां पे हर मुसलमान, चाहे वो फौजी हो ना हो, अगर हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए किसी को बुलाया जाएगा तो सबसे पहले तो हम अपने आप को पेश करेंगे। तो एक मोटिवेशन, एक हमारी एसोसिएशन। फिर एक सवाल यह भी तो पैदा होता है कि व्हाई नॉट टर्की? टर्की की बहुत जबरदस्त मिलिट्री माइट है, बिल्कुल है, लेकिन टर्की इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर। यह एजाज सिर्फ पाकिस्तान को हासिल है। एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, बहुत बड़ी बात है, इट्स अ बिग थिंग। और देखें कि किस तरीके का वेलकम किया शहबाज शरीफ को। F-15 फाइटर जेट्स जो थे, उनका एस्कॉर्ट था शहबाज शरीफ के प्लेन के साथ। जिस तरीके से वेलकम किया गया पाकिस्तानी जो हैं रूलर्स को, पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप को, बेहतरीन वेलकम था। देखें, ये रूलर्स जो हैं, जो भी हो, आप इनके साथ आपके लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन दीज आर द रूलर्स। ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तानी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एजाज है। अच्छा, ये एजाज भी एक तरफ है, लेकिन ये एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द मिलिट्री माइट भी है कि पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी डिटरेंट, इंडिया का मीडिया जो मर्जी शोर करता रहे, इट कैन येल, इट कैन जस्ट blast its throat, it can do whatever it wants to with its throat. We can't do anything about it. पालकी शर्मा can make 100 programs. वो अपने प्रोग्राम में कहती है कि जी इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिया नीड नॉट टू वरी। एक ऐसा मुल्क जो कि कर्जे लेता है, अगर वो डिफेंस पैक्ट में आ भी जाता तो इंडिया नीड्स नॉट टू वरी। इफ इंडिया नीड्स नॉट टू वरी, व्हाई इज इट दैट यू आर वेस्टिंग योर प्राइम टाइम on topics like this related to Pakistan? It's because India worries. It's because you worry, Palki Sharma, you worry. It's because you worry that once you thought that you were isolating Pakistan, once you thought that after the United States you are the next power, but now the reality is dawning on you. And now you're looking for other alliances. You're so desperate, Palki, you're so desperate that once enemy, the enemy that you once called your bitter enemy, China, you're desperately looking for support from China. And we're not happy about it. मैं तो अभी भी कहता हूं कि इंडिया अपने एटीट्यूड्स को चेंज करे, अपने एटीट्यूड्स को चेंज करे, अपने नेबर्स के साथ कोऑपरेट करे, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस के उसूलों को अपनाए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, सबको रिस्पेक्ट दे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ। देखिए, हम अपने नेबर्स को नहीं चेंज कर सकते। आप एक कोशिश करके बहुत देख चुके हैं ना, नहीं कर सकते। हमने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के उसूलों के मुताबिक आगे बढ़ना, हमने आगे बढ़ना। तो ये देख लीजिए कि आपका अगर ये पहलगाम, जिसके बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, ये अपना करते तो पाकिस्तान ने जो स्टैंडिंग अभी हासिल की है मुस्लिम उम्मा में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और जो आपने लूज किया,
इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर ऑपरेशन सिंदूर। आपकी एयरफोर्स बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है। पाकिस्तानी एयरफोर्स बेहतरीन एयरफोर्स बनी है। ऑपरेशन सिंदूर में जब आपकी एयरफोर्स का नुकसान हुआ है, जब आपकी एयरफोर्स का नुकसान हुआ है, तो इस स्कर्मिश को, इस एयर स्कर्मिश को दुनिया की एयरफोर्सेस इस वक्त स्टडी कर रही हैं। पाकिस्तान इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड थैंक्स टू यू, थैंक्स टू यू। तो आपने तो पाकिस्तान के रास्ते आसान किए। आप तो दरवाजे बंद करना चाहते थे, आपने तो राहें खोल दी। कहां है आपका मीडिया? कहां है आपका मीडिया? कहां है आपके वो एनालिस्ट्स जो ये बात करते थे कि इंडिया ये कर देगा, वो कर देगा, 3 दिन में ऐसा हो जाएगा, कराची को हम ले लेंगे, लाहौर तो बस कुछ घंटों की बात है। Where are they? Where are those analysts? आप आइसोलेट हो रहे हैं। Nobody is standing with you. कितना अरसा हुआ आपने क्वाड की बात तक ना की। यूनाइटेड स्टेट्स से अब आप रूठने की एक्टिंग कर रहे हैं। आप रूठिए मत। यूनाइटेड स्टेट्स इज नो लॉन्गर प्लेइंग नाइस विद यू। यूनाइटेड स्टेट्स ने आपको रियलिटी बताई है कि दिस इज योर प्लेस, यू कैन हैव अ बेटर प्लेस, एंड दैट प्लेस इज योर ओन बैकयार्ड, दैट प्लेस इज दिस रीजन। आप यहां पे आइए, यहां पे कोऑपरेशन, म्यूचुअल, पीसफुल, रिस्पेक्टेबल कोएग्जिस्टेंस के साथ हमसे बात कीजिए। चाइना की लीडरशिप में इस खित्ते को आगे लेके चलते हैं। पाकिस्तान इज मेकिंग प्रोग्रेस। आप इसे एक्सेप्ट करें ना करें, वी कांट फोर्स यू, वी डोंट वांट टू फोर्स यू। यू वांट टू लिव इन योर ओन बबल वर्ल्ड, यू मोस्ट वेलकम टू कीप लिविंग इन दैट बबल वर्ल्ड। मगर मुस्लिम उम्मा को यह चीज पता चल गई है कि कोई मुसलमान मुल्क इस वक्त इजराइल के शर से सेफ नहीं है। दे हैव टू यूनाइट। नाउ इज द टाइम, नाउ इज द टाइम। मैं ये चाहूंगा कि इसके ऊपर फर्दर वीडियोस बनाऊं कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस अलायंस की, क्या इसकी फ्यूचर इंप्लीकेशंस हैं रीजन के लिए, इंटरनेशनल फोरम पे इसके क्या क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इजराइल इसको किस तरीके से देखता है और हम इजराइल को किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं, हम इजराइल का हाथ कैसे रोक सकते हैं। और हमें यह रोकना होगा, हमें यह हाथ रोकना होगा, क्योंकि अगर हमने ये हाथ अभी ना रोका तो ये हाथ हर मुल्क की तरफ बढ़ सकता है। We have done it in the past. We'll do it in the future. Do like, subscribe and support Professor Adil Ismat. Allah Hafiz.